हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे मैंने, ठीक है। कहाँ बात कर रहे थे हम? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी बात स्टार्ट हुई थी आपसे और मैंने आपको ये कहा था कि भाई गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और इस पॉलिसी में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए। तो पहला रिफॉर्म मैं आपको बता चुका था, एक बार रिमाइंड दे रहा हूं। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग पे हमारी बात हो चुकी थी, ऑफ लाइसेंसिंग पे, ठीक है, इस पे हमारी बात हो चुकी थी। तो मैंने आपको ये कहा था अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग के अंदर कि भाई 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर गवर्नमेंट ने बाकी सारी चीजों के लिए लाइसेंसिंग की कंपल्शन खत्म कर दी। एट प्रेजेंट में केवल 5 इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग है। दूसरा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर पे बात मेरी हुई थी कि मैंने कहा 8 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स थी उनके दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए, ठीक है। करंट में केवल 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी एक्सक्लूजन है प्राइवेट सेक्टर के, यानी कि वो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। नंबर 1 एटॉमिक एनर्जी और नंबर 2 आपका जिसको बोलते हैं रेलवे, ठीक है। तीसरी बात हमने करी एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की हमने, इन्वेस्टमेंट की बात हम लोगों ने करी कि इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, ठीक है। 2 तरह के इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ करे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसके लिए 5 लिमिट बनाई गई थी। मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी बनाई थी, 26% की, 49% की, 51% की, 74% की और 100% की। तो इसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो सेक्टर जितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें एफडीआई की लिमिट कम होगी और जो कम इंपॉर्टेंट है उसमें एफडीआई की लिमिट ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक और इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने अलाउ किया था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया था। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड बनाया, इस बोर्ड का नाम दिया गया BIFR, ठीक है। नेक्स्ट रिफॉर्म जो था वो BIFR, इसका मतलब है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये बोर्ड गवर्नमेंट ने वाज सेटअप, गवर्नमेंट ने ये एक बोर्ड बनाया जिसको नाम दिया गया BIFR, दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस बोर्ड को गवर्नमेंट ने टास्क दिया कि जितनी भी सिक यूनिट्स हैं, कौन सी सिक यूनिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जितनी भी ये सिक यूनिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर है इनको रिव्यू करो और रिव्यू करके ये बताया जाए कि इनको आगे कैसे चलाना है, आइदर उनको पब्लिक सेक्टर में चलाना है कि प्राइवेट सेक्टर में चलाना है कि पीपीपी मॉडल पे चलाना है। क्योंकि सिक यूनिट्स कौन सी होती है? सिक यूनिट्स वो होती है जो कंसिस्टेंटली लॉस में चलती हैं। तो सिक यूनिट्स क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन बनती जा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा इन सिक यूनिट्स को चलाने पे हो रहा था। तो सरकार ने एक बोर्ड बना दिया और इस बोर्ड को यह टास्क दिया गया कि भाई आप सिक यूनिट्स को रिव्यू करो और रिव्यू करके ये बताओ कि इनको फ्यूचर में कैसे ऑपरेट किया जाना है, कि भाई इनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाए या गवर्नमेंट भी इसमें अपना शेयर रखे या एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर में चलाया जाए, किस तरीके से इसको चलाना है। इस बारे में सजेशंस किससे मांगे गए? आपके BIFR से मांगे गए, ठीक है। तो तीसरा सुधार था आपका BIFR का इंट्रोडक्शन, कि BIFR को सेटअप कर दिया गया, ठीक है।
नेक्स्ट बात नंबर 4 रिफॉर्म, बहुत आराम से आप एक एक रिफॉर्म को देखते चलिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट बात आई रिफॉर्म रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिफॉर्म रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्री, कि नई इंडस्ट्री कहां लगाई जाए, इस बात को लेकर के भी सरकार ने नियम कायदे तय करे। देखिए हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक तो पॉल्यूशन क्रिएट, विच क्रिएट्स पॉल्यूशन, विच क्रिएट्स पॉल्यूशन, ठीक है, और एक दूसरी कौन सी होती है, विच डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। ठीक है, तो इनको लेकर के कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाला गया, ये इंडस्ट्रीज कहीं पे भी लगाई जा सकती है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती। अब बचा मामला किस पे, विच क्रिएट्स पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो इनके लिए कहा गया कि भाई ये कहां पे सेटअप की जाएंगी, कैन बी सेटअप आउटसाइड 25 किलोमीटर्स ऑफ those cities whose population is above 10 lakh। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, उन इंडस्ट्रीज को उन सिटीज के 25 किलोमीटर बाहर लगाया जा सकेगा जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, ताकि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको पॉल्यूशन से बचाया जा सके। तो चौथा रिफॉर्म हमारा किससे रिलेटेड था, दैट वाज रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, की नई इंडस्ट्रीज कहां पे सेटअप की जाएंगी, इस बात को लेकर के अगला सुधार था। और मैंने आपको क्या कहा कि भाई जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं जो इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज को उन सिटीज के 25 किलोमीटर बाहर जाके लगाया जा सकेगा जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती उनको लेकर के कोई लिमिटेशन इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नहीं रखी गई, वो कहीं पर भी सेटअप की जा सकती है। तो चौथा रिफॉर्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दैट वाज रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। अब हम चलते हैं 5वें रिफॉर्म पे। नेक्स्ट वाज abolition of mandatory convertibility clause। ये नेक्स्ट रिफॉर्म था आपका। पहले तो आप ये समझिए कि मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज था क्या। तो देखिए बिफोर 1999 यानी कि इन रिफॉर्म से पहले इंडिया में केवल एक ही करेंसी लाई जा सकती थी और एक ही करेंसी बाहर लेके जाई जा सकती थी। ओनली वन करेंसी that was US dollar can be brought into India and can be brought from India। यानी कि भारत में एक ही करेंसी लाई जा सकती थी, एक ही करेंसी देश से बाहर लेके जाई जा सकती थी। और वो करेंसी कौन सी थी? यूएस डॉलर। दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज की और कोई भी करेंसी इंडिया में लाई नहीं जा सकती, ना लेके जा सकती। उस करेंसी को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डॉलर को ही या तो इंडिया में लाया जा सकता है या इंडिया से बाहर लेके जा सकता है। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है यहां पे। सपोज हम कह रहे हैं भाई इंडिया
और जापान, इनके बीच में ट्रेड होना है। इंडिया की करेंसी है रुपया, जापान की करेंसी है येन। भाई साहब डॉलर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये दिक्कत कहां क्रिएट होगी कि येन ना तो इंडिया में लाया जा सकता है, ना इंडिया में येन को सिर्फ इंडिया से बाहर येन ले जाया जा सकता है। तो अब क्या हो, पहले येन को कन्वर्ट करो किसमें, आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डॉलर इंडिया आएगा, इंडिया में फिर उसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया जाए। कितनी बड़ी आफत हो गई। तो इससे क्या होता था, ट्रेड डिमोटिवेट होता था। सरकार ने इस कंपल्शन को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब आफ्टर 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनी करेंसी कैन बी ब्रॉट इनटू इंडिया और एनी करेंसी कैन बी ब्रॉट टेकन अवे फ्रॉम इंडिया, यानी कि उसको कोई भी करेंसी बाहर लेके जा सकती है, कोई भी करेंसी इंडिया में लाई जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिफॉर्म जो था वो किससे रिलेटेड था, मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज के अबॉलिशन से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले नंबर, नेक्स्ट रिफॉर्म, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ फेज बाय फेज स्कीम। ठीक है। अब पहले तो हम ये समझे कि भाई इंडस्ट्री में फेज बाय फेज स्कीम थी क्या। तो देखिए एक्चुअली क्या होता था, पहले 1991 से पहले इंडिया में जो बैंक्स हैं वो इंडस्ट्री के लिए जब लोन देते थे तो वो लोन कभी भी एक साथ नहीं देते थे, ठीक है। वो चरणों में लोन देते, फेज बाय फेज लोन देते थे। वो क्या होता था भाई, पहले लैंड लो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले जाओ, फिर मशीन परचेज करो, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट ले जाओ, फिर इंस्टॉल करो मशीन को, फिर थर्ड ले जाओ, फिर चौथा प्रोसीजर। तो जैसे जैसे आपके वो फेज पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे बैंक आपको लोन देता जाएगा, एक साथ लोन नहीं देता था। जैसे अमिताभ बच्चन नहीं कहता कि पहले जाओ उसका साइन लेके आओ, फिर उसका साइन लेके आओ, फिर उसका साइन लेके उसके बाद में साइन करो। सेम चीज बैंक वालों के लिए, जाओ पहले जमीन खरीद के आओ, कागज दिखाओ, फिर पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। जाओ पहले मशीन खरीद के लाओ, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। जाओ पहले मशीन को इंस्टॉल करके आओ, तीसरी स्टेप। चौथा प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करो, तब जाकर के चौथी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो भाई इससे दिक्कत क्या आती थी, इससे दिक्कत ये आती थी कि लोगों, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हमें बैंक जाने की जरूरत क्या है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि पहले जमीन के पैसे का जुगाड़ करो, जमीन खरीदो, फिर जाके बैंक आपको पहली इंस्टॉलमेंट देगा, फिर मशीन के पैसे का जुगाड़ करो, मशीन खरीद के लाओ, फिर बैंक पैसे देगा आपको। तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फेज बाय फेज स्कीम को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बात, अगला मामला क्या हुआ, फेज बाय फेज स्कीम वाज रिमूव्ड और अबॉलिश्ड, ठीक है। तो अगला खेल हुआ हमारा फेज बाय फेज स्कीम से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ने इस फेज बाय फेज स्कीम को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट बात, अगला मामला है फेरा टू फेमा, ठीक है। ये फेरा का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इस फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये फेरा 1973-1974 में लाया गया था। ये फेरा हमारी जान का जंजाल बन चुका था क्योंकि फेरा की शर्तें इतनी ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड शर्तें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि अगर थोड़ा सा भी कोई फेरा का उल्लंघन हो गया तो आप सीधा जेल जाओगे, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा जेल जाओगे। तो आदमी फॉरेन एक्सचेंज में डील करने से डरने लग गए थे। तो इससे क्या होता था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उनको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने में बड़ा तगड़ा डर लगता था क्योंकि अगर कुछ भी वायलेशन हुआ सीधा अंदर चलो, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को तो खत्म कर दिया और सरकार इसकी जगह क्या ले आई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ले आई। इस एक्ट में अब अगर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अगर आपका कोई वायलेशन होता है इस एक्ट का, तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, आपको सजा का प्रावधान क्या कर दिया गया है,
खत्म कर दिया गया है। तो थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग से रिलेटेड जो नॉर्म्स थे उनमें रिलैक्सेशन सरकार ने दिया, और सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को खत्म करके कौन सा एक्ट लगा दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई कर दिया सरकार ने। ठीक है, तो अगला रिफॉर्म अपना कौन सा हुआ, फेरा टू फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह कौन सा एक्ट लाई सरकार, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेके आई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिफॉर्म की बात करते हैं। अगला रिफॉर्म हमारा है MRTP एक्ट। ठीक है, ये 1969 में लाया गया था। आप सोच लो कितने बूढ़े जंजाल पुराने हमारे रूपे हुए थे जिनको सरकारों को खत्म करना था। ये क्या है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इस एक्ट में था क्या, देखो सबसे पहले तो इस एक्ट को समझते हैं। इस एक्ट में प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको पूरी तरीके से उनका गला पकड़ रखा था कि आपको इंडस्ट्री लगानी है, जाओ पहले सरकार से परमिशन लेके आओ। आपको इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करना है, जाओ पहले सरकार से परमिशन लेके आओ। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, दूसरा बनाना, जाओ पहले सरकार से परमिशन लेके आओ। दूसरा, आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, जाओ पहले सरकार के साथ परमिशन लेकर के आओ। आप किसी के अंदर मर्ज होना चाहते हो, जाओ पहले सरकार से परमिशन लेके आओ। यानी कि पैदा होने से मरने तक के हर काम के लिए आपको क्या चाहिए, सरकार की परमिशन चाहिए। सरकार ने गला पकड़ रखा था आपका। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, इस MRTP एक्ट को भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश्ड कर दिया गया। ठीक है, और इसकी जगह सरकार क्या ले आई, कंपटीशन एक्ट ले आई। ठीक है, तो MRTP एक्ट को क्या किया गया, खत्म किया गया, और लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर सरकार क्या ले आई, कंपटीशन एक्ट ले आई। ठीक है, तो ये कुछ मेजर सुधार थे जो कि किस सेक्टर में किए गए, इंडस्ट्री के सेक्टर में किए गए। ठीक है, तो यहां आकर के मोटा मोटी हमारे मेजर आपके इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स की और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स की। 3 रिफॉर्म्स अभी हमारे बचे हुए हैं। पहला टैक्स रिफॉर्म बचा हुआ है हमारा, यानी कि फिस्कल रिफॉर्म्स बचे हुए हैं। दूसरा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स बचे रहे हैं, और तीसरा ट्रेड रिलेटेड रिफॉर्म्स बचे हुए हैं। ये 3 रिफॉर्म्स हम अगली क्लासों में करेंगे। उसके बाद फिर हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक एक चीज को धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, इस तरह की कोई इशू आपके साथ है नहीं। आराम से सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए, समझिए, और एक एक चीज को धीरे धीरे लेके चलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।